नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। तो बुलेटिन में हम रुख करेंगे उत्तराखंड की महत्वपूर्ण खबरों का। 3 मई से इस बार प्रदेश में चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है। 3 मई को सबसे पहले गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुलने जा रहे हैं। 6 मई को भगवान केदारनाथ और 8 मई को बद्रीनाथ के कपाट खुलेंगे। यात्रा काल के दौरान जब तक बरसात नहीं होती तब तक हालात ठीक रहते हैं, मगर बरसात के शुरू होते ही हालात बिगड़ने लगते हैं। बरसात के कारण यात्रा मार्गों के बंद होने के कारण यात्रियों से लेकर प्रशासन को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बंद पड़े रास्तों के कारण यात्रियों को सड़क पर ही दिन काटने पड़ते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग NH58 पर चमधार के पास ऐसे ही हालात बने हुए हैं। यहां मार्ग 2 से 3 दिनों तक बंद हो जाता है। मार्ग खोलने के लिए लोक निर्माण विभाग को भी काफी मशक्कत करनी पड़ती है। मार्ग अगर खुल भी जाए तो फिर बरसात होने पर मार्ग बंद हो जाता है। उम्मीद लगाई जा रही थी कि लोक निर्माण विभाग इसके ट्रीटमेंट का कोई ना कोई स्थायी रास्ता भी निकाल लेगा, लेकिन हाल ही में मिली जानकारी के मुताबिक इंजीनियर इसका कोई ठोस स्थायी ट्रीटमेंट नहीं ला पा रहे हैं, जिसके चलते मार्ग बंद होने पर यात्रियों को वैकल्पिक मार्ग श्रीनगर खिर्स खांकुरा और श्रीनगर देवलगढ़ चमधार मोटर मार्ग को ही प्रयोग करना पड़ेगा। उप जिलाधिकारी श्रीनगर अजयवीर सिंह ने बताया कि हाल ही में हुई लोक निर्माण विभाग के साथ हुई मीटिंग में विभागीय अधिकारी ने बताया कि चमधार लैंडस्लाइड जोन का कोई स्थायी ट्रीटमेंट वर्तमान में अभी तक नहीं निकल पाया है, जिसके कारण यात्रियों को मार्ग बंद होने की दशा में वैकल्पिक मार्ग श्रीनगर खिरसू खांकरा और श्रीनगर देवलगढ़ चमधार मोटर मार्गों का ही उपयोग करना होगा। इस संदर्भ में हमारे माध्यम से NH के अधिकारियों से पूर्व में बैठक करी गई है। अखिलेश कुमार सैनी जी वहाँ पे ही हैं, उनसे करी थी और एक्शन साहब से भी। तो वहाँ पे चूँकि अभी की जो स्थिति है वहाँ की स्लाइड की, उसमें परमानेंट सॉल्यूशन होना संभव नहीं प्रतीत हो रहा है। इसीलिए वहाँ पे जो JCB है और ये वाले जो इंतज़ाम है, ताकि अगर स्लाइड होती है तो उसको समय रहते खोल दिया जाए और यात्री ना फंसे, इसकी तैयारी कर दी गई है। और ये वाले जो नंबर्स हैं इनको भी हम सर्कुलेट कर देंगे, ताकि अगर कभी स्लाइड होती है तो आप लोग भी, कोई लोग भी वहाँ पे जो संबंधित JCB वालों को फ़ोन कर दें कि यहाँ पे इस तरह की स्थिति हो रही है, इसको खोल दिया। सर, बरसात में कोई वैकल्पिक जगह भी तलाश रहे हैं आप लोग जहाँ से रोड को गाड़ियों को डाइवर्ट किया जाएगा? हाँ, चमधार के पास एक वैकल्पिक मार्ग है, जिसमें मतलब पहले से भी जब स्लाइड वगैरह होता है, रास्ता बंद होता है, तो हम वाहनों को वहाँ से डाइवर्ट करते हैं, तो वो पूरी की भांति उसको भी यूज़ करेंगे। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता धीरज जुड़ गए हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। माफ कीजिएगा, हमारे साथ हमारे संवाददाता पुरोहित जुड़ गए हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं एक बार। डिस्कनेक्ट हो गया है। खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए धीरज नाथ पुरोहित हैं, वो जुड़ गए हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। धीरज जी, अगर हम बात करें तो फिलहाल 3 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, ऐसे में क्या कुछ व्यवस्था है? सबसे पहले हम इसके बारे में भी बातचीत करना चाहेंगे, क्योंकि लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है और 2 साल बाद ये यात्रा अब शुरू होने जा रही है। जी नमस्कार, जयवत्री विशाल जी जी। ऐसा है, 3 तारीख को जो गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुल रहे हैं और 6
मई को बाबा केदार जी के और 8 मई को बद्रीनाथ जी के। तो जी। अभी चारधाम यात्रा ये कोविड के बाद 2 साल बाद ही सुचारू रूप से चलेगी, ये हम भी प्रार्थना कर रहे हैं नारायण से। और बद्रीनाथ जी का पुरोहित होने के नाते अभी तक का, जहाँ तक मैं अभी देख के आया हूँ कुछ टाइम पहले पूरे 4 धामों में, तो बहुत बढ़िया व्यवस्था हुई है। इस चीज से किसी को भी संकोच करने की जरूरत है नहीं, किसी भी यात्री को। और यहाँ पर जो हमारे धामी सरकार है उत्तराखंड प्रदेश में, अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो धामी सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है। उससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चारों धामों की व्यवस्था पहले 1.5 महीने पहले ही चकाचौंध कर दी है। बिजली, पानी, रोड व्यवस्थाएं, होटल्स, खाना वाना, जो भी यात्रियों के लिए सुविधाजनक चीजें चाहिए हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, वो तो सारी अभी बिल्कुल फिट हो चुकी हैं। और यात्रा खुलने से पहले पहले सारा बढ़िया हो जाएगा। जी जी, एक बार हम देख रहे हैं कि कोरोना के जो मामले हैं वो फिर से आना शुरू हो गए हैं और 2 साल बाद हम देख रहे हैं कि यात्रा शुरू होने जा रही है। ऐसे में कोरोना के लिहाज से अगर हम बात करें तो क्या पुख्ता इंतजामात हैं, क्योंकि जो श्रद्धालु हैं वो काफी तादाद में वहां पर आएंगे। ऐसे में कोरोना को लेकर के क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं वो भी जानना चाहेंगे। देखिए, कोरोना को लेके सरकार ने पूरी गाइडलाइन जो कोरोना के लिए चलती है, जो गाइडलाइन सरकार के द्वारा मानक तय किए गए हैं, सारे यात्रियों से मेरा भी अनुरोध रहेगा, अपील रहेगी कि बिल्कुल कोरोना की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए वो यात्रा पे आए। और भगवान नारायण की भूमि में अगर आ रहे हैं चारों धामों में, तो किसी भी पूरे भारतवर्ष के लोगों को मैं कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि निश्चिंत होके हिचक वो आ सकते हैं। उत्तराखंड प्रदेश में कोई भी कोरोना का, ऐसी कोई भी परेशान होने की कोई जरूरत है नहीं, ना कोई कोरोना है। और इस बार हमारा पूर्णतः विश्वास है कि कोविड पूरा ही खत्म हो जाएगा पूरे भारतवर्ष से। और सरकार की जहां तक मैं बात करूं, उत्तराखंड सरकार ने पूरे चारों धामों में, हरिद्वार से और बद्रीनाथ जी तक, केदारनाथ जी तक, गंगोत्री और यमुनोत्री जी तक, हर जगह पे अपने जो भी हॉस्पिटल वगैरह जो सुविधाएं देते हैं, कोविड टेस्ट की सुविधाएं देते हैं, मास्क की सुविधाएं, सैनिटाइजर की सुविधाएं, पूरे मंदिरों के आसपास रास्ते सारे सैनिटाइज किए हुए हैं। पहले से ये चल ही रहा है, अभी से मतलब शुरू हो चुका है, 1.5 महीना पहले से ही चल रहा है कार्यक्रम। बिल्कुल। और ये भी जानना चाहेंगे, जो लोग यात्रा करने आ रहे हैं क्या उनके लिए आरटीपीसीआर टेस्ट या कोविड वैक्सीनेशन का कुछ सर्टिफिकेट भी जरूरी है सर? जी, पिछली बार तो ऐसा था कि जिसने कोविड की 2 वो लगा रखी है डोज, वो आ सकता है यात्रा पे, ऐसा कुछ सरकार द्वारा किया गया था। लेकिन अभी तक उसकी नीति कोई दोबारा बनी नहीं है, अभी कोई शासनादेश तो आया नहीं है। लेकिन संभवतः यात्रा खुलने से पहले धामी सरकार इस पे भी विचार करके, मीटिंग करके अच्छे से अच्छी सुविधाएं हम यात्रियों को दें पूरे भारतवर्ष के, ये इसमें करेंगे। और कोविड की गाइडलाइन का पालन सभी लोग करें, मैं दोबारा अपील कर रहा हूँ। और सही मायने से सही उससे दर्शन करें सब लोग, सबका भला हो, भगवान का सब पे आशीर्वाद बना रहे, यही मैं कहना चाहूंगा। तो बिल्कुल पंडित जी, कहीं ना कहीं जो आदेश है वो एक बार फिर से गाइडलाइंस भी सामने जो है वो आ सकती हैं यात्रा शुरुआत होने से पहले। नहीं, इसलिए आ सकती है कि अगर कोविड बढ़ता है तो गाइडलाइन आएगी, और नहीं तो अभी तो बिल्कुल ठीक है। उत्तराखंड प्रदेश तो सब सही है, कुछ कुछ जगह सुनाई दे रहा है कि कोविड बढ़ रहा है, लेकिन नारायण की भूमि है, देवभूमि है उत्तराखंड। और ऊपर से मोदी जी ने वैक्सीनेशन का कार्य पूरे भारतवर्ष में कर रखा है, तो सभी जगह पूरे 29 राज्यों में भारतवर्ष के सारे लोग ठीक हैं, स्वस्थ हैं, कोरोना की डोज लगा चुके हैं, तो सब स्वस्थ रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय बद्री विशाल, धन्यवाद जी। बैसाखी के एक खास पर्व पर हरीश रावत ने हरिद्वार में गंगा पूजन किया, साथ ही दक्ष मंदिर में भोलेनाथ के दर्शन भी किए। इस दौरान पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि वह हरिद्वार कोई प्रायश्चित करने का या तीर्थ स्थान की यात्रा करने नहीं आए हैं। जीवन में तो इंसान हर क्षण प्रायश्चित ही करता रहता है। वह हरिद्वार गंगा और भोलेनाथ का पूजन करने आए हैं। साथ ही कांग्रेस में चल रही सियासी उठापटक के सवाल पर उन्होंने बताया कि कांग्रेस में किसी भी तरह का असंतोष नहीं है, ना ही कांग्रेस का कोई विधायक मुख्यमंत्री के लिए सीट छोड़ रहा है और ना ही कोई अलग पार्टी बना रहा है। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के अखंड भारत के बयान पर कहा कि श्रीलंका, नेपाल
बांग्लादेश और पाकिस्तान को अखंड भारत में किस रूप में जोड़ना चाहते हैं, ये मोहन भागवत ही बता सकते हैं। तो मोहन भागवत के बयान पर भी हरीश रावत ने पलटवार किया है। तो संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कई दिन पहले बयान दिया था अखंड भारत को लेकर के, जिसको लेकर के हरीश रावत ने उन पर निशाना साधा और साथ ही उन्होंने कहा जिस तरीके का उन्होंने बयान दिया है इसके बारे में तो वो ही स्पष्ट कर पाएंगे कि आखिर वह क्या बयान दे रहे हैं। साथ ही कांग्रेस में चल रही सियासी उठापटक के सवाल पर उन्होंने बताया कि कांग्रेस में किसी भी तरह का असंतोष नहीं है, ना ही कांग्रेस का कोई विधायक मुख्यमंत्री के लिए सीट छोड़ रहा है और ना ही कोई अलग पार्टी भी बनाने जा रहा है। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ने हरीश रावत ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के अखंड भारत के बयान पर भी कहा कि श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान को अखंड भारत में किस रूप से जोड़ना चाहते हैं ये मोहन भागवत ही स्पष्ट कर पाएंगे। यानी कि उन्होंने कांग्रेस में अंदरूनी जो गुटबाजी चल रही है उसको लेकर के स्पष्ट किया है कि कांग्रेस के अंदर कोई अंतरकला नहीं है। ये तमाम बातें हैं जो सामने आ रही हैं, लेकिन इसमें से कोई भी बात जो है वो अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। उन्होंने सभी बातों को नकारा है और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर भी उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा जिस तरीके की बयानबाजी वो कर रहे हैं वो ही स्पष्ट कर पाएंगे कि आखिर वो कहना क्या चाहते हैं। और हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए प्रदेश प्रवक्ता है कांग्रेस के मथुरा दत्त जोशी जी, उनका हम रुख कर लेते हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सर, हरीश रावत जी ने जो हाल ही में बयान दिया है उन्होंने सबसे पहले तो ये भी चीजें नकार दी हैं कि कांग्रेस में कोई अंतरकला नहीं चल रही है और साथ ही उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर भी निशाना साधा है। इस बयान के हम क्या कुछ मायने निकाले? देखिए, मायने कोई नहीं निकाले जा सकते, जो सत्य है उस बात को कहा गया है। अगर मोहन भागवत अखंड भारत की बात करते हैं तो कैसा भारत वो चाहते हैं इस बात पे करना चाहिए। मोहन भागवत को अखंड भारत तो तब था जब पाकिस्तान भी हमारे साथ था, बांग्लादेश भी हमारे साथ था, लंका भी हमारे साथ था, ईरान तक की बात है। आर्यावर्ते भारत खंडे कहते थे हम लोग। तो इस पर तो वो बता सकते हैं कि क्या उनकी मंशा है, कौन सा वो अखंड भारत चाहते हैं, किस तरह के अखंड भारत चाहते हैं। आज भी तो अखंड भारत है, जितना भारत है वो अखंड भारत है। वो तो हम देश की अखंडता और एकता के लिए हमारे तो 2 प्रधानमंत्रियों ने अपनी जान दे दी, श्रीमती इंदिरा गांधी और श्री राजीव गांधी जी ने। तो अखंड भारत में उनका क्या योगदान है, कैसा वो अखंड भारत चाहते हैं, इसका जवाब भाजपा को भी देना चाहिए और संघ परिवार को भी देना चाहिए जी। और साथ ही हरीश रावत जी ने ये भी कहा कि कांग्रेस के अंदर कोई अंतरकला नहीं है, लेकिन वहीं जो खबरें सामने आ रही है उसमें ये भी बताया जा रहा है कि अंदरूनी कुछ गुटबाजी चल रही है जिसको लेकर के काफी ज्यादा वाद विवाद भी देखने को मिल रहा है। नहीं, बिल्कुल सरासर गलत बात है। हरीश रावत जी ने बिल्कुल ठीक बात कही है, कोई अंतरकला नहीं है। बेबुनियाद खबरें सामने आ रही हैं। आपने देखा हमारा कोई विधायक भाजपा में गया क्या, या किसी विधायक का ऐसा कोई बयान आया है क्या? जिसने बयान दिया है वो भी अब शांत हो गए हैं, या जो बयान दे रहे थे वो भी शांत है। वो भी कहने लगे हैं कि जो पार्टी कहेगी वो हम करेंगे।
तो कहीं कोई अंतर्कलह नहीं है। हमारे सारे वरिष्ठ विधायक एक साथ हैं और एक साथ रहेंगे। पार्टी में कहीं पर भी इस तरह की बात नहीं है कि पार्टी को टूटने की स्थिति आवे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। चकबंदी विभाग द्वारा भूमाफियाओं पर कार्रवाई न होने पर आत्मदाह की चेतावनी देने वाले बीजेपी नेता जगजीवन राम को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जगजीवन राम करीब 2 महीने पूर्व आत्मदाह के लिए पेड़ पर चढ़कर सुर्खियों में आए थे। परिजनों ने पुलिस प्रशासन पर भूमाफियाओं के दबाव में आकर के कार्य करने का आरोप लगाया। रुड़की में पत्रकारों से वार्ता करते हुए बीजेपी अनुसूचित मोर्चा के गढ़वाल मंडल संयोजक जगजीवन राम के भाई रोहित कुमार ने बताया कि उनके भाई लंबे समय से भूमाफियाओं से लड़ाई लड़ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक करीब 100 करोड़ का घोटाला है, जिसके खिलाफ जगजीवन राम लंबे समय से संघर्ष में हैं। वहीं कार्रवाई न होने पर वे 10 दिसंबर 2021 को आत्मदाह के लिए तहसील में पेड़ पर चढ़े थे। तब प्रशासन की ओर से 2 महीने में कार्रवाई का आश्वासन दिया गया था, लेकिन 4 महीने बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई न होने पर अब एक बार फिर से जगजीवन राम ने 16 अप्रैल को आत्मदाह की चेतावनी दी थी, जिसके बाद आज सुबह रुड़की कोतवाली पुलिस उनके कनकल स्थित आवास पर पहुंची और अभद्रता करते हुए जगजीवन राम को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद आनंद फानन में उनका मेडिकल करवा करके जेल भेज दिया गया। रोहित का आरोप है कि भूमाफियाओं के दबाव में उनके भाई पर इस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है। अचानक बुगानी रोड के जंगल में आग लग गई, जिसके बाद से बताया जा रहा है कि किसी शरारती तत्व ने आग लगा दी। देखते ही देखते आग ने आसपास के जंगल को अपने आगोश में ले लिया, जिससे लाखों की वन संपदा जलकर के खाक हो गई। हैरानी की बात यह थी कि स्थानीय लोगों ने आग लगने की सूचना वन विभाग को दी, लेकिन वन अधिकारी समय पर नहीं पहुंच पाए। वहीं फायर ब्रिगेड और स्थानीय लोगों ने जैसे तैसे आग बुझाई। बता दें कि पिछले 3 महीने से बुगानी रोड पर चिरानकर स्लीपर भी रखी गई थी। वहीं जिन्हें हटाने के लिए कई बार स्थानीय लोग वन विभाग से अपील भी कर चुके हैं, लेकिन वन विभाग ने इन स्लीपरों को नहीं हटाया, जिसके कारण आज इस वनाग्री में बड़ी संख्या में ये स्लीपर भी जल करके राख हो गए, जिससे वन विभाग को लाखों रुपए की चपत लग गई। आज मेरा देवलगढ़ मंदिर से श्रीनगर की ओर आना हुआ तो मैंने वहां पर देखा कि आग बहुत हद तक आग ने बहुत लाखों करोड़ों का नुकसान वहां पर किया है। वहां चिरान की लकड़ियां जो स्लीपर वहां पर थे वो बुरी तरीके से जल चुके थे। जितना भी कोशिश की मैंने, कुछ लड़के यहाँ पर जो दौड़ मारने आते हैं, फौज की तैयारी कर रहे हैं, उनसे मेरा आग्रह किया गया। उन सभी साथियों ने, युवा साथियों ने मिलकर मेरे साथ जितनी हद तक हो सके आग बुझाई और तत्काल मेरे द्वारा एसडीएम श्रीनगर को ये सूचना दी गई कि यहाँ पर आग लगी है, तो उन्होंने वहाँ पर फायर पुलिस को वहाँ पर भेजा और अब वो आग वहाँ पर बुझाई जा चुकी है। मेरा अनुरोध है तमाम विभागों से, संबंधित विभागों से इस तरीके की लापरवाही बिल्कुल भी ना हो और जो भी असामाजिक तत्व हैं जिन्होंने वहाँ पर आग लगाई है उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। उनियाल जी, लगभग कितने समय से ये चिरान की लकड़ियां रोड के किनारे पड़ी हैं? देखिए, अमूमन मेरा रास्ता ये जाने का होता है। यहाँ पर मैं पिछले 7-8 महीनों से ये जो स्लीपर यहाँ पर हैं पड़े हुए, ये रखे गए हैं और पहले भी मेरे द्वारा यहाँ पर विभाग को अवगत कराया गया था कि ये लकड़ियाँ यहाँ से शीघ्र यहाँ से हटा दी जाएँ, लेकिन आज विभाग ने अनदेखी करी उस चीज़ की और आज उन्हें भरपाई करनी पड़ी। आज मेरा उधम सिंह नगर की तहसील खटीमा में बने मंदिर को वन भूमि पर बताते हुए अतिक्रमण हटाने के नाम पर वन विभाग ने मंदिर तोड़ दिए, जिसके बाद मंदिर तोड़ने से नाराज ग्रामीणों ने खटीमा तहसील में प्रदर्शन कर वन विभाग पर गलत तरीके से मंदिर तोड़ने का आरोप लगाया। वहीं ग्रामीणों ने मंदिर को कैनाल की भूमि पर निर्मित बताया, जिसमें ग्रामीणों की मांग पर एसडीएम ने जमीन की पैमाइश करा करके कार्रवाई की बात की। यूपी की तर्ज पर उत्तराखंड में भी सरकारी जमीनों से अतिक्रमण हटाने की मुहिम शुरू की जा चुकी है, जिसके बाद उसी मुहिम के तहत खटीमा में आज वन विभाग की टीम ने जनकैया में बने मंदिर को वन भूमि पर अतिक्रमण कर बनाना कहकर के तोड़ दिया। वहीं मंदिर तोड़े जाने से नाराज ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया, जिसके बाद ग्रामीणों का कहना है कि वन विभाग ने जिस मंदिर को ध्वस्त किया है वह मंदिर वन भूमि पर ना होकर के सरकारी कैनाल की जमीन पर बना हुआ है और वन विभाग के अधिकारियों ने बिना नोटिस दिए इस मंदिर को तोड़ा है
और ना ही हमें अपना पक्ष रखने का मौका दिया, जबकि इस मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 1 लाख की सहयोग राशि भी दी थी। ग्रामीणों ने तहसील में प्रदर्शन करते हुए उप जिलाधिकारी रविंद्र बिष्ट ने इस पूरे प्रकरण में दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है। वहीं उप जिलाधिकारी रविंद्र बिष्ट का कहना है कि ग्रामीणों द्वारा जो शिकायत की जा रही है उस मामले में जांच कराई जाएगी और जांच उपरांत जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मैं वन विभाग वालों से जांच करवाऊंगा, उनसे पूछूंगा कि किस तरह ये मंदिर तोड़ा गया है। माननीय कोर्ट का आदेश ये है कि जो भी सरकारी भूमि में कोई भी धार्मिक स्थल हो, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो या चर्च हो, उनको तोड़ने के आदेश हैं क्योंकि वे सरकारी भूमि पर बने हैं। अगर उसका पालन किया जा रहा है तो सभी ऐसे जो धार्मिक स्थल जो सरकारी भूमि में उनको तोड़ना चाहिए था। नोटिस दिया जाएगा और उनको ये मौका दिया जाएगा कि वहाँ के मंदिर का सामान को हटा लिया जाए। मैं इसमें जाँच करूँगा, जाँच के बाद। पौड़ी पुलिस ने निभाया मानवता का धर्म। एक वाहन लगभग 70 मीटर गहरी खाई में गिर गया। सूचना पर तत्काल थानाध्यक्ष धुमाकोट दीपक तिवारी में पुलिस टीम राहत एवं बचाव उपकरण को लेकर के मौके पर पहुंचे, जिसके बाद मौके पर जाकर के ज्ञात हुआ कि एक कार जो अनियंत्रित होकर के लगभग 70 मीटर गहरी खाई में गिर गई। और आपको बता दें कि कार में कुल 4 लोग भी सवार थे, जिसके बाद पुलिस और स्थानीय नागरिकों की मदद से घायलों को रेस्क्यू करके खाई से बाहर सुरक्षित निकाला गया और एम्बुलेंस की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भी भर्ती कराया। जिसके बाद वाहन चालक राम सिंह द्वारा बताया गया कि वे परिवार सहित बैसाखी मेले में स्नान करने हरिद्वार गए थे और जल्दी वापस दमाकोट के लिए परिवार सहित हरिद्वार से रवाना हुए थे और झपकी आने के कारण ग्राम लुठिया नाला के पास वाहन अनियंत्रित होकर के खाई में गिर गया। फायर सीजन चल रहा है और पहाड़ों में तापमान बढ़ने से वनाग्नि की घटनाओं में भी इजाफा हो रहा है। हालांकि पिछले साल के मुकाबले इस बार पहाड़ों में अभी तक वनाग्नि की घटनाएं कम नहीं हुई हैं, लेकिन फिर भी फायर सीजन को देखते हुए चमोली जिले का वन महकमा मुस्तैद नजर आ रहा है। भले ही आग की घटनाएं पूरी तरह से रुकी ना हो, लेकिन पिछले सालों के मुकाबले इस बार वन विभाग की घटनाओं की सूचना मिलते ही त्वरित आग बुझाने के में कार्रवाई भी की जा रही है। और आपको बता दें कि बद्रीनाथ वन प्रभाग ने अब तक कुल 42.6 हेक्टेयर वन क्षेत्र में वनाग्नि की घटनाओं से नुकसान हुआ है। वहीं वनाग्नि पर गोष्ठी कार्यक्रम में देवाल विकासखंड के निवासी गांव में पहुंचे प्रभागीय वन अधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग सर्वेश कुमार दुबे ने पत्रकारों से बातचीत में जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष अभी तक वनाग्नि की कुल 18 घटनाएं हुई हैं और सभी में वन विभाग के अधिकारियों कर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए समय पर ही आग पर काबू पा लिया। वहीं उन्होंने कहा कि आग की घटनाएं कम से कम हो, इसके लिए लगातार जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। ये इस समय टेम्परेचर बहुत बढ़ रहा है। हमने वनाग्नि घटनाओं के लिए सभी वन क्षेत्राधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जैसी सूचना मिलती है तुरंत अपने फायर वाचर, पूरे डिवीजन में 100 फायर वाचर लगाए हैं हमने और उनके साथ तुरंत आग बुझाएं और एक वन कर्मचारी को गांव में भेजें, उनसे भी गांव वालों से भी सहायता लें। और अभी तक करीब 18 घटनाएं हो चुकी हैं हमारे बद्रीनाथ वन विभाग में, जिन पे काफ़ी काबू पा लिया गया है और हम लोग लगातार सजग हैं। आज कोई घटना वनाग्नि की नहीं है और हमें गांव वालों का पूरा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए FM न्यूज़।